स्टूडेंट, दिस इज अंशिका, योर बायोलॉजी टीचर। और स्टूडेंट, आज की क्लास में ह्यूमन फिजियोलॉजी का हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमने स्टार्ट ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा है, ह्यूमन, हम लोगों ने पहले तो रेस्पिरेशन क्या है ये पढ़ा था, देन रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में पढ़ा था कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है उनमें O2 CO2 का एक्सचेंज कैसे होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। देन फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने आपको दो पार्ट बताया था, पहला ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड देन क्या बताया था, लंग्स बताया था। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर दिया था। आज की क्लास में हम आगे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो ये हमारा लंग। सी स्टूडेंट, होता क्या इसमें, अब ये जो लंग है ना, सी ये कुछ इस तरीके से, ये जो हमारा ट्रैकिया है ये T5, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो हमारा ट्रैकिया है वो T5, इट मींस फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, इस लेवल पे जाकर ये क्या होता है, बाइफरकेट करता है। और कुछ इस तरीके से बाइफरकेट करके क्या बनाता है, ये टू प्राइमरी ब्रोंकाई बनाता है। ये जो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई है ये इंटर करती है हमारे लेफ्ट लंग में, और लेफ्ट लंग में स्टूडेंट ऐसे एक गड्ढा होता है, ठीक है। और ये जो राइट प्राइमरी ब्रोंकाई है ये इंटर करती है हमारे राइट लंग में, यहाँ पे क्या होता है, डायफ्राम होता है, ठीक है। अब देखिए, हम पहले तो लंग का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट, इसमें है क्या, ये जो आपका लंग है ये आपका राइट लंग हो गया और ये आपका लेफ्ट लंग है। मैंने आपको बताया ये यहाँ पे आपको दिखाया कि ये गड्ढा है, यहाँ क्या एग्जिस्ट करता है, हार्ट एग्जिस्ट करता है। अब क्योंकि हमें पता है हम हार्ट के लिए कार्डियक वर्ड यूज करते हैं, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कार्डियक नॉच कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट, कार्डियक नॉच, ओके। अब ये जो हमारा लंग है ना, इस पे हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। ये जो लंग है इसके पास डबल प्लूरा मेम्ब्रेन होती है, डबल प्लूरल मेम्ब्रेन। तो पहला मैं प्लूरल मेम्ब्रेन लंग के एकदम क्लोज बना रही हूं। अब क्योंकि ये लंग्स के क्लोज है और इनर साइड है, तो हम इस लेयर को, इस मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे, इनर। और क्योंकि ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, तो हम इसके विशरा वर्ड भी यूज करेंगे, ठीक है। तो इनर, ये स्टूडेंट हो गया इनर विशरल प्लूरा मेम्ब्रेन, प्लूरा मेम्ब्रेन, ओके। अब देखिए, अब इसके बाहर ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आउटर मोस्ट है, तो इसको हम कहेंगे आउटर या पैराइटल प्लूरा मेम्ब्रेन। मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा लंग है बेटा, ठीक है, ये डबल प्लूरल मेम्ब्रेन से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है, डबल प्लूरल मेम्ब्रेन से। अब जो मेम्ब्रेन, जो लेयर लंग्स के क्लोज कांटेक्ट होता है, हम उन्हें इनर विशरल प्लूरा मेम्ब्रेन कहेंगे। और ये जो आउटर और पैराइटल प्लूरा मेम्ब्रेन है ना, ये आउटर, ये किसके क्लोज कांटेक्ट होता है, ये थोरेसिक सरफेस के क्लोज कांटेक्ट होता है। ये पूरा मैं एनसीईआरटी की लाइन पढ़ा रही हूं, तो इसे याद रखना स्टूडेंट, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि ये जो आपका आउटर प्लूरा मेम्ब्रेन है ये किसके क्लोज कांटेक्ट होता है, ये थोरेसिक सरफेस के क्लोज कांटेक्ट होता है। और ये जो इनर प्लूरा मेम्ब्रेन है ना, ये लंग सरफेस के क्लोज कांटेक्ट होता है। सेकेंड स्टूडेंट, इन दो मेम्ब्रेन के बीच में, इन दो लेयर के बीच में ये जो स्पेस है, हम इसे क्या कहते हैं, तो हम इसे स्टूडेंट, इस स्पेस को हम प्लूरल स्पेस कहेंगे। और इसके अंदर जो फ्लूइड होगा उस फ्लूइड को हम क्या कहेंगे, प्लूरल फ्लूइड कहेंगे। क्या कहेंगे, प्लूरल
फ्लूइड। तो क्या फंक्शन है, मान लो कभी लंग्स पे चोट लग गया, कोई जर्क हुआ या फिर फ्रिक्शन आया, ठीक है, तो ये जो प्लूरल फ्लूइड है ना, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। तो इस प्लूरल फ्लूइड का क्या फंक्शन है, तो ये रिड्यूस करता है, इट रिड्यूस फ्रिक्शन। ओके अब क्योंकि नीचे से ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर, ये जो डायफ्राम है, ठीक है, ये हमारा लंग कहाँ पे होता है, थोरेसिक कैविटी में होता है। तो स्टूडेंट ये चीज हो गया, नीचे से डायफ्राम है, ठीक है, जो इस थोरेसिक कैविटी को क्या करता है, एयर टाइट चैम्बर बनाता है, ठीक है। अब ये एयर टाइट चैम्बर कैसे होता है, सी वेंट्रल साइड में एक हमारा स्टर्नम और रिब्स हो गया, ठीक है, वेंट्रल साइड में क्या हो गया, स्टर्नम और रिब्स, और लेटरल साइड में रिब्स हो गया, डॉर्सल साइड में स्टूडेंट फ्रॉम T1 टू T12 वर्टिब्रा, ठीक है, पढ़ा है ना हमने। तो ये वेंट्रल साइड में एक तो हमें वर्टिब्रल कॉलम मिलेगा और क्या मिलेगा, रिब्स मिलेंगे, और नीचे डायफ्राम, जो मिलकर क्या बनाएंगे, इसे एयर टाइट चैम्बर बनाएंगे। जो हमारा थोरेसिक कैविटी है, इसे एयर टाइट चैम्बर बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा एयर टाइट चैम्बर में होता है। अब स्टूडेंट ये जो लंग है, इसमें यहां पर दो फिशर होंगे, और ये दो फिशर इस लंग्स में 3 कंपार्टमेंट बनाएंगे। तो राइट लंग में 2 फिशर होगा, ठीक है। इस फिशर के बारे में हम यहाँ पे डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये अब नहीं पूछा जाता है, ठीक है, नीट में अब बेटा ये पूछा नहीं जाता है, तो हम इसलिए यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे राइट लंग में 2 फिशर होगा और 3 लोब होंगे, 1 2 3। यहाँ पर 1 फिशर होगा और 2 लोब होंगे। अब ये जो स्टूडेंट प्राइमरी ब्रोंकाई है ना, ये फर्दर डिवाइड करेगा सेकेंडरी ब्रोंकाई, सी कुछ इस तरीके से, ओके। और यहां पर एक प्राइमरी ब्रोंकाई इसमें और एक सेकेंडरी ब्रोंकाई, ये प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड हुआ और क्या बनाया, सेकेंडरी ब्रोंकाई। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि पहला जो ये जो हमारा प्राइमरी ब्रोंकाई है, ये T5 लेवल पे बाइफरकेट करता है और क्या बनाता है, जो हमारा ट्रैकिया है ये T5 लेवल पे बाइफरकेट करेगा और क्या बनाएगा, प्राइमरी ब्रोंकाई बनाएगा। देन ये प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करेंगे और क्या बनाएंगे, सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन टर्शरी ब्रोंकाई, आफ्टर दैट इनिशियल ब्रोंक्यूल, देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल होगा, एंड एट द एंड ऑफ द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल देन फिर क्या होगा, हमें एल्वलाई देखने को मिलेगी। तो सी स्टूडेंट, ये एनसीईआरटी की पेज है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि ये ट्रैकिया क्या ये डिवाइड करके प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, सी ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल, आफ्टर दैट एट द एंड ऑफ द ब्रोंक्यूल हमें क्या मिलेगा, एल्वलाई, ठीक है। अब ये जो हमारा 2 लंग्स है, ये कवर्ड होता है डबल लेयर्ड प्लूरा से, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन एंड आउटर प्लूरा मेम्ब्रेन, ओके। तो ये डबल लेयर प्लूरा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। अब इन दो, ये जो डबल लेयर है ना, इनके बीच में प्लूरल स्पेस है और इस प्लूरल स्पेस में प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है। क्या फंक्शन है इस प्लूरल फ्लूइड का, स्टूडेंट, ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को। सी जो प्लूरल फ्लूइड है ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है किस पर, लंग सरफेस पर, ठीक है। अब ये जो हमारा आउटर प्लूरा मेम्ब्रेन है, ये किसके क्लोज कांटेक्ट होता है, थोरेसिक सरफेस के क्लोज कांटेक्ट होता है, ओके। देखिए ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये एपिग्लोटिस स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था ना, एक कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो थिन येलो इलास्टिक कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, ओके। क्या काम करता है, ये प्रिवेंट करता है जिससे जो हमारा फूड है ना वो लैरिंग्स में ना इंटर करे, ठीक है, वो सीधे डायरेक्ट कहां जाए, इसोफेगस में जाए। तो ये पीछे से आपको ये क्या दिख रहा है, एपिग्लोटिस, ये रहा स्टूडेंट ट्रैकिया, ये आ गया आपका लैरिंग्स, देन आ गया ट्रैकिया, ठीक है, सी ट्रैकिया, इसमें क्या होंगे 16 to 20 सी शेप कार्टिलेजनस रिंग पाए जाते हैं। देन आफ्टर ट्रैकिया मैंने आपको बताया T5 लेवल पे ये क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, और ये बनाता आपका, ये हो गया आपको प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है, ये 2 प्राइमरी ब्रोंकाई हो गया, सी ब्रोंकस। और ये स्टूडेंट ना, इसके ये आपको दिख रहा होगा लेटरल साइड में ये कट एंड ऑफ रिब है, और ये हमारे 2 लंग हो गया, ठीक है, और ये क्या है, डायफ्राम है। स्टूडेंट ये जो आपको डिवाइड जो आपको होते हुए दिख रहे हैं ना, ये क्या है, ये ब्रोंक्यूल है, एंड एट द एंड ऑफ द ब्रोंक्यूल आपको ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है,
ये क्या है, एल्वेलाई है। और आफ्टर आप देखोगे यहाँ पे एनसीईआरटी में बना भी रखा है, ये जो दो लेयर है आप देख रहे होगे, दिस वन एंड दिस वन, इसको प्लूरा मेम्ब्रेन यहाँ पे बताया है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया अंदर वाले को जो कि लंग के क्लोज कांटेक्ट है हम उसे इनर प्लूरा मेम्ब्रेन कहेंगे, और जो कि थोरैसिक सरफेस के क्लोज कांटेक्ट है हम उसको आउटर प्लूरा मेम्ब्रेन कहेंगे। तो ये हमारा प्लूरल मेम्ब्रेन हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। आप इसे नोट डाउन कर लो। नाउ स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा थोरैसिक चैम्बर है ये कैसे एनाटॉमिकली कैसे ये एयर टाइट चैम्बर है। मैंने अभी आपको बताया कि वेंट्रल साइड में क्या पाया जाता है, स्टर्नम, ये बीच में ये स्टर्नम, एंड देन साइड में क्या होता है, ये रिब्स है, ठीक है। डॉर्सल में आपको वर्टिब्रल कॉलम मिलेगा और रिब्स मिलेंगे, ओके। लिटरल आपको सिर्फ रिब्स दिखेगा, लोअर साइड में डायफ्राम दिखेगा। स्टूडेंट, ये रिलैक्स फेज में कैसा होता है, ये डोम शेप स्ट्रक्चर है, गुंबद आकार का होता, ठीक है। अब यहाँ पे है, वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। क्या कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, सुनो समझो इसे। अगर मान लो लंग्स के पास मसल्स होता, ठीक है, तो अच्छा होता क्या है कि जो एयर है ना, एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है। तो अगर लंग्स के पास मसल्स होता तो मसल्स रिलैक्स, अगर हमें सांस अंदर लेना है, ठीक है, इनहेल करना है, तो ये जो मसल्स होगी ये क्या होगी, रिलैक्स होगी। और जब रिलैक्स होगी तो वॉल्यूम बढ़ा, अब जब वॉल्यूम बढ़ा तो फिर क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एयर इंटर कर जाएगी और हम सांस ले लेंगे, ठीक है। एक्सहेलेशन टाइम पे क्या होगा, यही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो अब जो वॉल्यूम है ये कम हो गया, जब वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर ज्यादा हो गया, तो अंदर प्रेशर ज्यादा है बाहर प्रेशर कम है, तो एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगी, इट मींस एयर बाहर चली जाएगी, तो हम एक्सहेल कर लेंगे। बट लंग के पास, ठीक है, मसल्स होते ही नहीं है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये लंग्स, सी स्टूडेंट, लंग्स हैव नो मसल्स, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि ये जो लंग्स है ना इसके पास कोई मसल्स नहीं होता। तो जब मसल्स नहीं है तो फिर ये सारी चीजें तो होंगी ही नहीं, ये खुद तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर नहीं सकता, ठीक है। तो होता क्या है स्टूडेंट, ये यही लिखा है कि वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। तो जो पल्मोनरी वॉल्यूम है ये डायरेक्टली चेंज नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास मसल्स नहीं होता, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो पल्मोनरी वॉल्यूम है ना, ये थोरैसिक कैविटी जो होती है वो रिफ्लेक्ट करती है पल्मोनरी वॉल्यूम पर, ठीक है, पल्मोनरी कैविटी पर ये रिफ्लेक्ट करती है। इट मींस ये जब चेंज होगा तब ये चेंज होगा। ये जो हमारा थोरैसिक कैविटी है जब इसमें चेंजेस आएंगे तब इसमें चेंजेस आएंगे, ठीक है। कैसे होगा चलिए देखते हैं। स्टूडेंट, ये देखने से पहले ना सबसे पहले हम रेस्पिरेशन का स्टेप देखेंगे। वेरी सिंपल, बहुत इजी है, ठीक है। क्या क्या होता, पहला तो ब्रीथिंग होता, ब्रीदिंग वो इनहेलेशन एक्सहेलेशन होता, ठीक है। पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसमें होता क्या है कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो अंदर आता है, हमारे लंग्स के अंदर आता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वियोलर एयर है वो कहाँ चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड जो हमारा स्टेप है वो ये होता कि अब जब एयर अंदर आ गया एटमॉस्फेयर से, एल्वेलाई के अंदर जब एयर आ गया तो अब क्या होगा, एल्वेलाई और ब्लड के सरफेस पर O2 CO2 का एक्सचेंज भी तो होगा। तो ये हमारा सेकंड स्टेप है जहां पे एल्वेलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में O2 CO2 का क्या होता, एक्सचेंज होता। थर्ड स्टेप ये है स्टूडेंट कि अब ये जो गैसेस हैं, ठीक है, इनका क्या होता, ट्रांसपोर्ट होता। अब ये बॉडी में जितने भी सेल टिश्यू है वहां तक जाते हैं, तो वहां पे गए, तो ये हमारा थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप में क्या होता कि अब जो ब्लड है, ब्लड और जो टिश्यू है इनके बीच में, ब्लड वेसल्स और टिश्यू के बीच में O2 CO2 का एक्सचेंज होता। तो ये हमारा फोर्थ स्टेप है। स्टूडेंट, फिफ्थ स्टेप क्या होता है कि मान लो अब जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो ब्लड वेसल से कहां चला गया, सेल्स के अंदर चला गया, टिश्यू के अंदर चला गया। तो क्या होता है वहां पे स्टूडेंट, मैंने पहले भी बताया है कि जब भी हम फूड लेंगे
तो हमें जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मिलता है बॉडी में आकर वो किस में ब्रेक डाउन होता है, सिंपलर फॉर्म में होता है। और जब ये सिंपल यूनिट वहां पे जाती, अब जब ये सपोज दैट हमारे टिश्यू में, हमारे सेल में क्या है, अब जैसे मान लो हमने कुछ खाना खाया, ठीक है, अब खाना खाएंगे तो हमें क्या मिलेगा भैया, हमें ग्लूकोज मिलेगा, फैटी एसिड मिलेगा, अमीनो एसिड मिलेगा। तो सेल के अंदर ये ग्लूकोज, ये फैटी एसिड, अमीनो एसिड, ये क्या होते हैं, जब कॉन्टिन्यूअस ऑक्सीजन का सप्लाई मिलेगा ना तो ये ऑक्सीडाइज होंगे, और ऑक्सीडाइज होंगे तो इनके बॉन्ड अब ये क्या होंगे, ब्रेक डाउन होंगे। तो ये जो ग्लूकोज मतलब इनके बॉन्ड के ब्रेकडाउन होने पर हमें क्या मिलेगा, एटीपी मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था, ठीक है। तो अब क्या हुआ यहाँ पे CO2 का प्रोडक्शन, मैं यही बताना चाह रही हूं, जैसे कि आपने कुछ खाया तो आपको क्या मिला, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और ये फैटी एसिड मिला, ठीक है। अब जब कॉन्टिन्यूअस ऑक्सीजन की सप्लाई मिलेगी ना तो ये ऑक्सीडाइज होंगे और क्या मिलेगा, CO2, H2O और क्या मिलेगा, ATP, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन है वो यूटिलाइज हो गया, तो फिफ्थ स्टेप में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, ओके। तो ये हमारा फिफ्थ स्टेप है। तो पहले स्टेप में ब्रीदिंग हुआ, पल्मोनरी वेंटिलेशन। सेकंड स्टेप में एल्वेलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में क्या हो रहा है, O2 CO2 का एक्सचेंज हो रहा है। थर्ड स्टेप में स्टूडेंट ये O2 ये ऑक्सीजन, ठीक है, बॉडी के अंदर जितने भी सेल टिश्यू है वहां तक जाएंगे। फोर्थ स्टेप में अब ब्लड वेसल्स और टिश्यू में क्या होगा, O2 CO2 का एक्सचेंज होगा। देन जो हमारा फिफ्थ स्टेप है वो क्या होगा कि सेल के अंदर ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे, एक बड़ा जो कंपाउंड है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, इसलिए तो हम इसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, क्योंकि सारी चीजें सेल के अंदर हो रही हैं, ठीक है। तो ये फिफ्थ स्टेप हमारा क्या हो गया, जहां पे ये यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो ये हमारा जो 5 स्टेप में ये रेस्पिरेशन होता है, ओके। सी नाउ स्टूडेंट्स, अभी हम आते हैं नेक्स्ट। मैंने अभी आपको एनसीईआरटी का ये बताया, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब आते हैं एनसीईआरटी के पेज पर, और यहाँ पे तो मैंने अभी आपको बताया, अब जो इनर प्लूरा मेम्ब्रेन होता है वो किसके कांटेक्ट होता है, लंग के सरफेस पर, हमने, ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू टर्मिनल ब्रोंक्योल क्या होता स्टूडेंट, ये कंडक्टिंग पार्ट है जहां पे एल्वेलाई और उनके, और ये जो एल्वेलाई और ये एल्वेलाई हो गया और उसका जो डक्ट है ये क्या है, ये रेस्पिरेटरी पार्ट है, एक्सचेंज पार्ट है, यहाँ पे एक्सचेंज होता, ठीक है। अब ये रेस्पिरेटरी पार्ट का काम क्या है, ठीक है, यहाँ पे O2 CO2 का एक्सचेंज होता, लेकिन जो कंडक्टिंग पार्ट है ना, सी स्टूडेंट एनसीईआरटी में यहाँ पे कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन दे रखा है, ठीक है। क्या पार्ट है मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया है, ठीक है। पहला क्या है कि सबसे पहले ये कंडक्ट करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वेलाई तक, ठीक है। देन ये फॉरेन पार्टिकल्स को एयर से क्लियर करता है। थर्ड वन, ये स्टूडेंट ह्यूमिडिफाई करेगा और ये बाहर जो भी टेम्परेचर हो लेकिन उस एयर को अंदर बॉडी टेम्परेचर पर लेकर आता है, ठीक है। ऑल्सो ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। स्टूडेंट एक्सचेंज पार्ट जो हमारा एल्वेलाई है, ठीक है, और उसके डक्ट, वहां पे ये जो एक्सचेंज पार्ट है इसका क्या काम है, व्हाट इज द फंक्शन। तो स्टूडेंट इट इज द एक्चुअल साइट ऑफ डिफ्यूजन, ये एक्चुअल साइट ऑफ डिफ्यूजन होता ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में। ये भी मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा लंग्स है ये थोरैसिक चैम्बर में होता है, एनाटॉमिकली ये एयर टाइट चैम्बर है, और ये जो थोरैसिक चैम्बर है डॉर्सली आपको क्या मिलेगा, वर्टिब्रल कॉलम मिलेंगे, ठीक है, वेंट्रली आपको स्टर्नम मिलेगा, रिब्स मिलेंगे, लिटरली आपको रिब्स मिलेगा, ठीक है, और लोअर साइड आपको डोम शेप गुंबद आकार का क्या मिलेगा, डायाफ्राम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो एनाटॉमिकल मैंने आपको बताया कि ये क्या है, एक एयर टाइट चैम्बर है, ओके। और इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे ये जो हमारा लंग्स है मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि इसके पास कोई मसल्स नहीं है, तो इसमें खुद ही ये
वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, इसलिए डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम अल्टर नहीं करता है। और ये जो थोरैसिक कैविटी है ये रिफ्लेक्ट करती है पल्मोनरी कैविटी पर। इट मींस जो थोरैसिक पल्मोनरी कैविटी, ठीक है, अगर इसमें कोई भी चेंजेस होंगे तो वो इस पर डिपेंड करेगी, ठीक है, थोरैसिक कैविटी पर। मैंने अभी डिस्कस किया रेस्पिरेशन के ये 5 स्टेप, जिसमें पहला स्टेप है ब्रीदिंग, पल्मोनरी वेंटिलेशन, जहां पे, ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो अंदर आता और एल्वियोलर, इट मींस कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वियोलर एयर क्या होता, बाहर चला जाता। सेकंड, डिफ्यूजन के थ्रू एल्वियोलर में एल्वेलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में क्या होता, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता। थर्ड क्या है, ट्रांसपोर्ट होता ऑक्सीजन का, ठीक है। फोर्थ क्या है कि अब वहां पे जाकर बॉडी में जो भी ब्लड और सेल्स और टिश्यू है उस जगह पर जाकर, ठीक है, होता क्या है कि वहां पे टिश्यू और ब्लड के बीच में O2 CO2 का एक्सचेंज होता। तो ये हमारा फोर्थ स्टेप है। फिफ्थ स्टेप में स्टूडेंट सेल्स के अंदर ऑक्सीजन क्या होता, यूटिलाइज होता, एटीपी का फॉर्मेशन होता और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता। क्योंकि ये सेल्स के अंदर हो रहा है तो हम इसे सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, बड़ा कॉम्प्लेक्स, बड़ा कंपाउंड सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन हो रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इट। नाउ स्टूडेंट, अब हम देखेंगे ये ब्रीदिंग के 2 स्टेप, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, कैसे ये होता है, ठीक है। ये इसके मैकेनिज्म हम जरा देख लेते हैं कि किस तरीके से ये होता है। ओके स्टूडेंट, होता क्या है, ये जो इनहेलेशन है ना, इनहेलेशन में होता क्या है, सुनो, मान लो मैंने अभी आपको बताया कि जो एयर है ये हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी। ओके, सेकेंड स्टूडेंट, अब क्या होगा कि अगर ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी तो सांस अंदर लेने के लिए हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर कम होना चाहिए, नहीं, कम होना चाहिए ना, तभी तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करेगी एयर। तो लंग्स के अंदर प्रेशर कब कम होगा, जब वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो सी, जैसे देखो ये हमारा लंग है और हमें पता हमारा जो डायाफ्राम है ना, ये डोम शेप स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, सी ये लंग है हमारा और ये डायाफ्राम है। अब देखो ड्यूरिंग इनहेलेशन होता क्या है, ऐसे समझो आप लोग, इनहेलेशन के टाइम पे स्टूडेंट हमारे 2 मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। पहला तो डायाफ्राम, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, पहले ये रिलैक्स फेज में थी, ठीक है, तो डोम शेप स्ट्रक्चर था। ओके, लेकिन अभी ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये फ्लैट हो जाएगी, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये फ्लैट हो गया। अब स्टूडेंट एक चीज और ध्यान देना कि ये जो हमारा लंग्स है ना, तो लिटरली आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे रिब्स देखने को मिलेंगे। कितने पेयर, 12 पेयर रिब्स होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये जो पेयर ऑफ रिब्स है ना, इनके बीच में स्टूडेंट मसल्स होता है और इस मसल्स को इंटरकास्टल मसल्स बोलते हैं हम, ठीक है। कितनी होती है ये, 11 पेयर होती हैं इंटरकास्टल मसल, 11 पेयर होंगे स्टूडेंट ये, और ये 2 टाइप की होती हैं, ठीक है। पहला कौन सा है, फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल, और जो सेकंड होगी ना वो होगा इंटरनल इंटरकास्टल मसल, ठीक है। तो ये 2 टाइप की होंगी, एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकास्टल मसल। अब स्टूडेंट होता क्या है, ड्यूरिंग इनहेलेशन पहला हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा। और ये किस एक्सिस पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो ये याद रखिएगा कि इसका जो कॉन्ट्रैक्शन है ना वो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस है,
तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फ्लैट हो गया स्टूडेंट अब। और ऐसे में क्या होगा, जो थोरैसिक वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर गया, जो थोरैसिक वॉल्यूम है वो इंक्रीज किया। अब थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रा, मतलब अंदर, पल्मोनरी लंग्स के लिए वर्ड यूज करते हैं, तो इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम, स्टूडेंट जैसे ही थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और जब इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये याद रखिएगा, ठीक है, अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इट मींस इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ये डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हम इनहेल कर लेंगे, हम इनहेल कर लेंगे, इनहेलेशन हो जाएगा, सांस अंदर आ जाएगी। स्टूडेंट क्या हो रहा है समझिएगा इस चीज को, ड्यूरिंग इनहेलेशन एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर क्या है, ये याद रखिएगा कि अगर मान लो सी होता क्या, ये जैसे देखो, ये आपका रहा, ये लंग्स है, ठीक, ये एल्वेलाई है, वेट, ये एल्वेलाई है। होगा क्या कि ड्यूरिंग इनहेलेशन एटमॉस्फेरिक, ये जो एटमॉस्फेरिक एयर है ना, एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो एयर है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी, और अंदर प्रेशर कम होना चाहिए, ठीक है। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होता है और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होता है वो लो होता है, तभी तो एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, हवा अंदर आती है और हम इनहेल कर लेते हैं, सांस ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या देखा है स्टूडेंट, यहाँ पे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में फ्लैट हो गया, थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ गया, इतना बढ़ गया, सी थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ा। अब जब थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा, इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा तो स्टूडेंट इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा, और हवा जो होगी, जो एयर होगी, वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर जाएगी और हम इनहेल कर लेंगे। ओके, सो ये हो गया इनहेलेशन। अभी स्टूडेंट एक चीज और होता है इसके साथ, ये तो डायफ्राम मसल अभी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सेकंड क्या होता है, अब यहां पर एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स भी क्या होंगे, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं यहां पे बता दूं, क्या इसे रेज कर दूं, ओके, ऐसे देख लो। अब स्टूडेंट क्या होगा, जो एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स होंगे ना, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब जैसे ही एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अब यहां पे क्या होगा, सेकंड जो हमारा है वो है एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। स्टूडेंट होगा क्या कि जैसे ही एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो जो हमारा रिब स्टर्नम है ये मूव अप एंड आउटवर्ड, ठीक है। तो जैसे ही ये अप एंड आउटवर्ड मूव किया, किस एक्सिस में मूव करता है, सो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में ये मूव करेगा। तो जैसे ही अप एंड आउटवर्ड ये मूव करा, सी अप एंड आउटवर्ड, तो थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ा, और जब थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये बताइए इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा या नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा। और जब वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा तो इनहेलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट होता क्या है कि जैसे अब ये मसल्स भी क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और किस एक्सिस में कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में कॉन्ट्रैक्ट होंगे। स्टूडेंट डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आता है, सो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो जो आपका रिब्स है और एंड स्टर्नम ये किधर मूव करेंगे, ये अप एंड आउट, अप अप अप, ओके स्टूडेंट, अप एंड आउट मूव करेंगे। और ऐसे में क्या होगा, जो हमारा थोरैसिक वॉल्यूम है, थोरैसिक वॉल्यूम
ये बढ़ जाएगा और इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, ठीक है, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम ये भी इंक्रीज होगा। और जब स्टूडेंट इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो हमारा जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ये डिक्रीज हो जाएगा। और जैसे ये डिक्रीज होगा तो इनहेलेशन हो जाएगा। गॉट इट? इट मींस फिर ये सारी चीजें होने लगेंगी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इनहेलेशन में दो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी। स्टूडेंट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, एनर्जी लगेगा, इसलिए ये जो इनहेलेशन है ये कैसा प्रोसेस है? एक एक्टिव प्रोसेस है। तो यही मैंने यहाँ पे बताया है आपको कि इनहेलेशन के टाइम पे एटमॉस्फेरिक एयर जो होगा, एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर ज्यादा होगा लंग के प्रेशर से, ठीक है। यहाँ पे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फ्लैट हो जाएगा एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, ठीक है। थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, प्रेशर कम होगा, इनहेलेशन होगा। और यहाँ पे भी जो एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स हैं इनमें भी क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे रिब्स एंड स्टर्नम मूव अप एंड आउट। किस एक्सिस में स्टूडेंट? डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में। ऐसे में थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ा, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ा तो इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ेगा और ये वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम होगा, इनहेलेशन हो जाएगा, एयर बाहर से अंदर आएगी और हम सांस ले लेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इनहेलेशन। आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। मैं हट जाती हूं। सो बेटा ये जो एक्सहेलेशन है ना, क्या होता है इसमें? सी, मैंने अभी आपको बताया कि ये आपका, मान लो ये देखो ये एल्वेलाई है, ठीक है। होता क्या कि एक्सहेलेशन के टाइम पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता और एल्वेलाई के अंदर जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ये जो प्रेशर है ना, ये क्या होता स्टूडेंट? ये ज्यादा होता। भाई ज्यादा होगा तभी तो एयर मूव करेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर और हम क्या करेंगे? एक्सहेल कर पाएंगे, ठीक है। सो ये चीज हो गया। होता क्या है स्टूडेंट? अब जो चीजें, जिन मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन आपने इनहेलेशन में कराया है ना, इनहेलेशन में क्या हुआ? डायफ्राम मसल और जो एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हुए, इनका यहाँ रिलैक्स करा दो, ठीक है। सी, ये डायफ्राम मसल्स और जो डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल ये क्या होंगे? ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इस टाइम पर अब इनका कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। ओ सॉरी 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 बेटे, इनका कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, यहां पर इनका डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल रिलैक्स होंगे, ठीक है। ये दो मसल्स यहाँ पे रिलैक्स होंगे और जब रिलैक्स होंगे तो थोरेसिक वॉल्यूम क्या होगा? कम हो जाएगा। थोरेसिक वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। थोरेसिक वॉल्यूम कम कैसे होगा? सी स्टूडेंट, मैंने अभी बताया ये गुंबद आकार का होता, जो डायफ्राम होता है ना डोम शेप का होता, तो ये फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। और जब ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा तो थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा और जब थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो लंग्स के अंदर का प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ये जो इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम जो है ना, ये भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। और जब लंग्स के अंदर इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो अब प्रेशर, लंग्स के अंदर का प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी जो प्रेशर है ये इंक्रीज हो जाएगा और हम क्या कर जाएंगे? एक्सहेल, जो एयर है वो बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ? ड्यूरिंग एक्सहेलेशन डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स रिलैक्स हो गए, अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ गए, तो थोरेसिक वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है। और थोरेसिक वॉल्यूम कम होगा तो जो इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम है वो भी कम होगा, तो प्रेशर बढ़ जाएगा, एयर अंदर से बाहर चली जाएगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चली जाएगी, ओके। ये चीज होती है। तो ऐसे में एक्सहेल, सांस हम छोड़ेंगे और एक्सहेलेशन हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हो गया। अब यहाँ पे रिलैक्सेशन के टाइम पे मसल्स रिलैक्स हो रही हैं, एटीपी का कोई यहाँ पे मसल्स एटीपी का यूज नहीं कर रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं, तो फिर ये कैसा प्रोसेस होगा? ये होगा पैसिव प्रोसेस। ओके मैंने अभी आपको बताया कि ड्यूरिंग एक्सहेलेशन एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर कम होता है एज कंपेयर टू लंग्स के प्रेशर पर। क्या मैकेनिज्म है? मैंने बताया आपको, जो रिलैक्सेशन है डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स का, वो ठीक है वो होता है, रिलैक्स होते हैं ये, ऐसे में थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज होता है, इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होता है और प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, और एक्सहेलेशन हो जाता है। तो ये तो हो गया स्टूडेंट नॉर्मल, जो हम एक्सपायर, ऐसे जो हम लोग नॉर्मली जो एक्सपायर करते हैं, जो एक्सहेल करते हैं, ये हो गया, ठीक है। बट क्या होगा जब हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हैं? ठीक है, फोर्सफुल एक्सपिरेशन के टाइम पे क्या होगा? हम इस तरीके से ऐसे करते हैं ना, जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं ना, तो ऐसे में जब हम फोर्सफुल, अगर हम एक्सपिरेशन करना हो, जब हमें फोर्सफुली एक्सपायर करना हो, एक्सहेल करना हो, उस टाइम पे क्या होता है? तो स्टूडेंट उस टाइम पे एब्डोमिनल जो हमारी मसल्स हैं वो खिंचाव होती हैं। इट मींस यहाँ पे जो एब्डोमिनल ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपिरेशन, ये जो फोर्सफुल एक्सपिरेशन, इस दौरान होता क्या है? पहली चीज जो हमारा, ठीक है, यहाँ पर जो एब्डोमिनल मसल्स है ना स्टूडेंट, ये अंदर की तरफ खिंचाव होता है जब आप फोर्सफुल एक्सपायर करते हो, तो एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इसके साथ स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि जो इंटरकास्टल मसल्स है रिब्स के बीच में, वो जो मसल्स है ना, मैंने अभी आपको बताया लिटरली जो रिब्स के बीच में जो मसल्स होती, उनको हम क्या कहते हैं? इंटरकास्टल मसल्स। टू टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकास्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल तो इनहेलेशन में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। यहां पर फोर्सफुल जब हम एक्सपायर करते हैं तो पहला तो एब्डोमिनल मसल्स खींचती है, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जो इंटरनल इंटरकास्टल मसल्स हैं ये भी कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है। तो ये जो हमारे इंटरनल इंटरकास्टल मसल है, ये कॉन्ट्रैक्ट होगी। अब ये भी कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और जब ये कॉन्ट्रैक्शन इनमें होगा तो फिर क्या होगा स्टूडेंट? वॉल्यूम और कम होगा। इट मींस थोरेसिक वॉल्यूम जो है ये और डिक्रीज होगा, और जब ये और डिक्रीज होगा तो ऐसे में इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम, जो इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम है, थोरेसिक वॉल्यूम कम हुआ तो इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम और कम होगा, और ऐसे में इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो और बढ़ेगा, ठीक है, प्रेशर और बढ़ा, और जब ये और इंक्रीज किया तो एयर और क्या हो गई? और बाहर आएगी। इट मींस फोर्सफुल एक्सहेलेशन हो जाएगा। क्या होगा? फोर्सफुल एक्सहेलेशन हो जाएगा, ठीक है, ये चीज हो गई। ओके सो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। देखो यहाँ पे यही मैंने बताया कि ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपिरेशन, ठीक है, होता क्या है? इंटरनल इंटरकास्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट तो होगा क्या? जो हमारा थोरेसिक वॉल्यूम है वो कम होगा तो इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम और कम हो जाएगा, और जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो और बढ़ जाएगा, और बढ़ेगा तो एयर और बाहर आएगी, फोर्सफुल एक्सपिरेशन होगा, एक्सहेलेशन होगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट एक्सपिरेशन। स्टूडेंट हो क्या रहा है? नॉर्मल जब हम एक्सहेल कर रहे हैं वहां तो कोई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही, कोई मसल्स, तो यहाँ पे कोई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही, एटीपी का यूज नहीं हो रहा है, तो ये एक पैसिव प्रोसेस है। बट फोर्सफुल एक्सपिरेशन के टाइम दो मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकास्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, एटीपी का यूज हो रहा है स्टूडेंट, इसे हम एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है और नॉर्मल जो आपका एक्सपिरेशन है ये एक पैसिव प्रोसेस है। ओके आप इसे नोट डाउन कर सकते हो या तो स्क्रीनशॉट ले लो। सी अब ये वाला जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, एक बार हम इसे भी देख लेते हैं। ये वाला आपका इनहेलेशन के टाइम पे है, इनहेलेशन या इंस्पिरेशन कहो,
स्टूडेंट दिस वन, ये वाला जो आपका डायग्राम है, ये एक्सपिरेशन, वही एक्सहेलेशन, ठीक है। तो ये है, देखो स्टूडेंट अभी मैंने आपको बताया, देखो यहाँ इनहेलेशन के टाइम पे हो क्या रहा है, ये जो आपका डायफ्राम है कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो फ्लैट हो गया, गुंबदाकार का था रिलैक्स फेज में, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये फ्लैट हो गया, किस एक्सिस में, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, सी। जैसे ही ये फ्लैट होगा तो स्टूडेंट इतनी वॉल्यूम बढ़ी या नहीं, थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अंदर एयर कम है, बाहर एयर ज्यादा है, तो एटमॉस्फेरिक एयर से, इट मींस हाई प्रेशर से लो प्रेशर एयर मूव कर जाएगी और हम सांस ले लेंगे, इनहेलेशन हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। और इसमें होता क्या है, जो हमारा एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना तो जो रिब्स एंड स्टर्नम है वो किधर, अप एंड आउटवर्ड मूव करेंगे, और थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर कम होगा, बाहर से, बाहर प्रेशर ज्यादा है, अंदर प्रेशर कम है, तो एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आ जाएगी, ठीक है। तो हम इनहेल कर लेंगे। तो सी स्टूडेंट, ये रिबकेज हमारा हो गया, ये रिब्स एंड स्टर्नम रेज कर रहे हैं जब एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ जा रहा है और बाहर प्रेशर क्या है, ज्यादा है, ठीक है, और अंदर प्रेशर कम है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा प्रेशर कम हो गया, ठीक है, दोनों के बीच में इनवर्सली रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे एयर अंदर आ गई, तो ये तो हो गया हमारा इनहेलेशन जो मैंने आपको बताया, ठीक है। एक्सहेलेशन में क्या होगा, अब ये जो डायफ्राम है, ये अपने बेटे से डायफ्राम और रिब्स, ये जो है ना, ये रिब्स एंड स्टर्नम हो गया, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएंगे ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, और डायफ्राम भी रिलैक्स फेज पे आ जाएगा, डोम शेप स्ट्रक्चर, गुंबदाकार में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डायफ्राम रिलैक्स एंड अपवर्ड, ठीक है, गुंबदाकार में आ गया, ठीक है, रिलैक्स हो गया। यहाँ पे रिब्स और स्टर्नम भी अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएंगी, यहाँ पर कोई भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही हैं, अब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया तो इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम भी कम होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर कम है, तो एयर क्या हो गया, बाहर चली गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। सो दिस इज ऑल अबाउट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ओके। अभी क्या होता, सी स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हमें ये तो पता है, ठीक है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन तो हमने पढ़ लिया। अब एक मिनट में हम कितनी बार इनहेल एक्सहेल करते हैं, ठीक है। अब ये जो 1 मिनट में हमें पता है कि 1 ब्रीथ में तो ये 1 एक्सहेलेशन और 1 इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन होता है, बट एक मिनट में हम कितनी बार सांस लेते और छोड़ते हैं, तो ये पूरे 12 to 16 टाइम होता है, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा रेस्पिरेटरी रेट हो गया, ओके। सेकंड, मैंने अभी आपको बताया फोर्सफुल रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है, एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है स्टूडेंट, ठीक है, और इंटरनल इंटरकास्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, तभी तो ये फोर्सफुल एक्सपिरेशन होता, ये मैंने आपको बता दिया, ये एडिशनल मसल्स हैं, ओके। अब ये जो स्पाइरोमीटर है ना, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लंग्स के वॉल्यूम और उसकी कैपेसिटी को मेजर करते हैं। इसका यूज किस में होता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में, तो क्लिनिकली हम इसे पल्मोनरी कैपेसिटी को मेजर करने में करते हैं, ठीक है, इसका यूज। एंड स्टूडेंट, लंग्स की वॉल्यूम और उसकी कैपेसिटी को इसी इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं, स्पाइरोमीटर, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। अब आता है, अब ये एनसीईआरटी का पेज है, एक बार देख लेते हैं क्या है। मैंने आपको बताया कि ब्रीदिंग क्या है, 2 स्टेज प्रोसेस है, ये जो ब्रीदिंग है इसमें क्या होता, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। होता क्या है, इनहेलेशन में एटमॉस्फेरिक एयर अंदर जाएगा, एक्सहेलेशन में एल्वियोलर कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर जाएगी एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अब जो मूवमेंट है, अब ये जो लंग्स है, ठीक है, यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होगा, किसके बीच में, लंग्स एंड एटमॉस्फेयर के बीच में। इंस्पिरेशन स्टूडेंट, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या होगा, लंग्स के अंदर जो प्रेशर होगा वो कम होगा और बाहर जो है एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। तो लंग्स के अंदर प्रेशर कम है, तो ये टर्म याद रखिएगा कि यहाँ पे एनसीईआरटी नेगेटिव प्रेशर वर्ड यूज की है, जो लंग्स के अंदर प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो कम है ना, इसके लिए नेगेटिव प्रेशर यूज किया गया है, ठीक है, ये हो गया।
एक्सपिरेशन के टाइम पे क्या होता है, जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तभी तो एयर, ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, अंदर से बाहर चली जाएगी, ठीक है, ये हो गया। डायफ्राम और जो स्पेशल सेट है मसल्स के, मैंने आपको बताया एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकास्टल मसल्स, ये क्या करेंगे, ये दोनों ही मतलब ग्रेडियंट जनरेट करते हैं, ठीक है। इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता, ऐसे में इंक्रीज होता है स्टूडेंट थोरैसिक वॉल्यूम, ठीक है, किस एक्सिस में, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। और क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स भी क्या करते हैं, ये जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो रिब्स एंड स्टर्नम मूव अप एंड आउटवर्ड, थोरैसिक चैम्बर बढ़ा, इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ा, थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ा। सो जो हमारा, अगर ये जो थोरैसिक वॉल्यूम है ये बढ़ा तो जो हमारा इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम होगा वो भी बढ़ेगा और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, तभी तो हम क्या करेंगे। नहीं स्टूडेंट, ये इनहेलेशन का है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, ठीक है, ठीक है, ये सारी हो गई। तो अब ये इंक्रीज करेंगे, प्रेशर कम होगा, ठीक है, अब प्रेशर कम होगा तो बाहर से एयर इंटर कर जाएगी, अंदर आ जाएगी। सी, ये सब यहाँ पे बता रखा है। तो ये किस एक्सिस में मूव करते हैं स्टूडेंट, ये जो एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स है, ठीक है, ये आपका डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में, ठीक है, मूव करेगा। मतलब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना तो जो आपका रिब्स एंड स्टर्नम है ये किस एक्सिस में मूव करेगा, ये डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में मूव करेगा, वॉल्यूम बढ़ाएगा, इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ा, थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ा, तो ऐसे में प्रेशर कम होगा, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एयर अंदर आ जाएगी, हम इनहेल कर लेंगे। ये सब मैंने आपको डिटेल में बताया है, ठीक है, ओके। तो ये सारी चीजें हो गई स्टूडेंट। नाउ क्या होता है कि अब जो ड्यूरिंग एक्सहेलेशन क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे रिलैक्स हो जाती हैं ये आपका डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स, ठीक है, अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती हैं। जो आपका स्टर्नम है, स्टर्नम, ठीक है, ये सब अपने किस में आ जाती हैं, ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगी, नॉर्मल पोजीशन, ठीक है। और ऐसे में क्या होगा, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, रिड्यूस होगा, थोरैसिक वॉल्यूम रिड्यूस होगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो जाएगा और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, एक्सपल्शन ऑफ एयर, एयर बाहर चली जाएगी, एक्सपिरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी है। मैंने अभी आपको यहाँ पे फोर्सफुल एक्सपिरेशन का भी बताया है, जहां पे एडिशनल मसल्स, एब्डोमेन और इंटरनल इंटरकास्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और फोर्सफुल एक्सपिरेशन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया 1 मिनट में कम से कम हम 12 to 16 टाइम इनहेल एक्सहेल करते हैं, सांस लेते छोड़ते हैं, ठीक है, ये चीजें। ओके, नाउ स्पाइरोमीटर। तो स्पाइरोमीटर एक इंस्टीट्यूट है जिससे हम क्लिनिकली पल्मोनरी फंक्शन को असेस करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर mechanism of breathing. Okay, any doubt student?